हेलो दोस्तों, एफएम क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, टारगेट मॉडल पेपर हम बनाने जा रहे हैं और 2022 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गणित का मॉडल पेपर 1 बनाने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन से अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर दिया है 27, 35, 13, 56। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 13 हो जाएगा। अगला कह रहा है द्विघात बहुपद y² + 3x + 2 के शून्यकों का योग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हो गया? पहला क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और दूसरा देखिए, कह रहा है कि y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए। तो जरा देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b यानी b का यानी कि y का गुणांक कितना है? यहाँ पर 3 है, तो -3 रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? a। y के स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? a होता है। तो y² का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 रख दिए, यानी कि -3 हो गया। ये आंसर हो गया। आते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में कह रहा है कि रैखिक समीकरण के चर के घातों की संख्या क्या होता है? रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए कैसे, तो मान लेते हैं x + y = 5। तो ये रैखिक समीकरण है, तो इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, यानी घात की संख्या क्या हो जाएगा? घात की संख्या बराबर हो जाएगा 1। चलिए चौथा देखते हैं। 4 में कह रहा है द्विघात समीकरण x², यहाँ पर देखिए x² - 15x + 50 बराबर 0 का विविक्तर कह रहा है, यानी कि d का मान b² माइनस क्या होता है? 4ac होता है। तो b² यानी x का गुणांक क्या है? b, यानी कि -15 का स्क्वायर -4 × a। x² का गुणांक 1 है, इंटू c कितना है? अचर पद 50 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 225 माइनस यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? गुना करते हैं 200 हो जाएगा और घट करके आएगा कितना? फाइनली 25 आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि समांतर श्रेणी, देखिए लिखकर दिखाते हैं यहाँ पर 14, 9, 4, -1, -6 का कह रहा है कि 12वां पद। तो बताइए 12वां पद को क्या लिख सकते हैं? तो 12वां पद को लिख सकते हैं a12, 12वां पद को लिख सकते हैं a12। a12 को कैसे लिख सकते हैं? a + 11 यानी 1, d, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a कितना है? देखिए तो a हो गया 14 + 11 × d कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं ना कि a2 - a1 d कहलाता है। तो a2 बोले तो a1, a2, a3, a4 इस प्रकार से। तो a2 बोले तो 9 और a1 कितना है? 14 और घटाकर फाइनली कितना आएगा? -5। तो यहां पर लिख सकते हैं -5, ठीक है। अब देखिए तो 14 + -11 5 कितना हो जाएगा? 55 और घटाने पर बताइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर घटाते हम 1 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा माइनस क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। AB² बराबर BC² + CA²। तो कोण C बराबर क्या होगा? यानी कि हम जानते हैं कि C त्रिभुज में इसको मानते हैं A, इसको B और इसको C। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो तीसरी भुजा के समकोण होता है। यानी ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। y अक्ष का समीकरण। तो याद रखिए y अक्ष का समीकरण, तो जब भी x अक्ष बराबर यानी x का निर्देशांक यदि 0 हो तो हम कहते हैं कि यह किसका समीकरण है? तो y अक्ष का समीकरण है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। यहां पर दिया है 9, 10 स्क्वायर अल्फा -9 sec² अल्फा, इस प्रकार से दिया है। तो जरा ध्यान देंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखें तो
दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 यहाँ पर कॉमन लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, जो कि हम जानते हैं कि 9 इंटू यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींचे। एक वृत्त पर देखिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर हम इस प्रकार से अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनंत, हमारा आंसर होगा अनंत। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की परीक्षा। देखिए दोनों पर एक ही संख्या पासे को, तो पासे पर दोनों पर एक ही अंक आने वाली संख्या कौन है 1,1, ठीक है 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, यानी कि टोटल हुआ कितना 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हो गया 6, ठीक है 6 अंक आने में, तो टोटल हो गया 6, यानी कि परिणामों की संख्या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि P बराबर, यानी परिणामों की संख्या P बराबर परिकता बराबर क्या हो जाएगा परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम। तो दो पासे को एक साथ उछाला जाए या एक पासे को 2 बार उछाला जाए, तो यहां पर हो जाता है कि पासे में कितने फलक होते हैं, तो होता है 6 के पावर n, यानी कितने बार उछाला जा रहा है तो 2 बार उछाला, यानी कि कुल संभावित परिणामों की संख्या हो जाएगा 6 के 36, यानी कि 36 हो जाएगा। ये कटा देते हैं तो यहाँ पर फाइनली क्या निकलता है 6 बार में कटेगा, यानी 1 बटा में कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 कैसी संख्या है, तो यह जो है एक कैसी संख्या है पूरा के पूरा, यह जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए 12 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन अभाज्य संख्या। तो देखिए निम्न में कौन अभाज्य संख्या है 28, 69, 71 और 63, तो इनमें से कौन होगा 71 होगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए अपरिमेय संख्या नहीं कह रहा है, तो अपरिमेय संख्या नहीं वाले कौन है, तो ये स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 31, यानी स्क्वायर रूट 25 होगा। यहां पर देखिए तो 13 का क्या होगा, तो स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा। 25 का क्यों, क्योंकि 50 25 बाहर निकल जाएगा। 14 में देखिए निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2/15, 11 बी में दिया है 11/60, सी में दिया है 17/60 और डी में दिया है 6/35। तो यहाँ पर देखिए यानी ऑप्शन नंबर बी होगा 11/160, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 5 160। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए दो लगातार सम संख्या, तो जब भी दो लगातार सम संख्या की बात करें तो महत्तम समापवर्तक जो होगा HCF जो होता है वो कितना होता है 2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्य हो तो 1/α, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा है तो क्या करते हैं अल्फा और बीटा का एलसीएम लेते हैं, यानी अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए अल्फा से भाग देंगे तो यानी कि ऊपर हो जाएगा ये बीटा हो जाएगा, और बीटा से भाग देंगे तो बीटा कटेगा तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। देखिए मूलों का योगफल हो जाएगा -b/a और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा c/a, ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा -b/c प्राप्त होगा, यानी -b। यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है 1 है, तो माइनस पहले से है तो 1 हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देखिए c है, c कितना है -2 है, यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पे 1/2 प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पर देखिए 17 में क्या है
यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद ए, यानी एनवां पद जब भी कहे यानी एन बराबर कितना दिया है, तो ए एन प्लस बी दिया हुआ है, तो इसका पदांतर क्या होगा। पदांतर कहने का मतलब कि सर्वांतर क्या होगा। यहाँ पर देखिए तो मान लिया जाए, माना कि ठीक है एन बराबर 1 2 3 रखते हैं, कुछ भी रख देते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए यानी कि अगर एन का मान अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 यानी कि a1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर a गुने 1 प्लस b, यानी कि a गुने 1 यानी कि a प्लस b यहाँ पर हो जाएगा। और अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a गुने 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b, यानी कि ये निकल कर आएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो d बराबर यानी सर्वांतर यानी पदांतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं a2 की मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 2 प्लस b माइनस a1 का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रख सकते हैं। यहाँ पर a प्लस b दिया है, यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर b हो गया माइनस यहाँ पर a हो गया प्लस यहाँ पर b हो गया। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और b कट जाएगा और 2a में से a घटेगा, कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है। 18 में कह रहा है कि बिंदु P 6 माइनस 5 का भुज क्या होगा। तो देखिए भुज कह रहा है, भुज का मतलब होता है, भुज का मतलब एक्स निर्देशांक, भुज का मतलब एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक इसमें क्या है 6 है, तो आंसर हो जाएगा। और 19 में देखिए कह रहा है कि बिंदु 2,3, तो 2,3 कह रहा है कि स्थित है कौन सा चौथांश में। देखिए ना यहाँ पर इसका भी प्लस चिन्ह है और इसका भी प्लस चिन्ह, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है प्लस कोमा प्लस होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चौथांश में स्थित है, तो प्रथम चौथांश में, प्रथम एंटी क्लॉकवाइज जैसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये होता है प्रथम, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थ। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम चौथांश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है कि x बराबर ये है, देखिए x बराबर a है और y बराबर क्या दिया है b दिया है। तो कह रहा है कि x माइनस y बराबर 2 और यहाँ पर कह रहा है कि x प्लस y बराबर 4 का हल ज्ञात करें। यानी कि हल हो तो a और b का b क्रमशः होगा, यानी a और b का मान कह रहा है ज्ञात करें। देखिए ना x बराबर a है y बराबर b, यानी कि जो x है वही a होगा, जो y है वही b होगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं जोड़ने पर लिखते हैं और दोनों कटाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 4 और 2 6, इसको कटा देते हैं तो 3 प्राप्त होगा, यानी x बराबर 3 हो गया। इसका मतलब यही x तो a है, यानी a बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए अब इसमें मान रखते हैं, जो x का मान यहाँ पर 3 है यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर देखते हैं किसी समीकरण 1 में, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 2, तो यहाँ पर देखिए x की जगह जो 3 है यहाँ पर रखते हैं, तो माइनस वाई बराबर यहाँ पर 2 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस वाई बराबर 2 और इधर में देखिए प्लस में है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, यानी वाई बराबर क्या निकल गया 1, यानी कि वाई ही क्या है b के बराबर, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये कितना आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, समीकरण, यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर क्या दिया हुआ है 0 दिया है। कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति, यानी d बराबर निकालेंगे हम b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है, देखिए x का गुणांक b होता है, यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, इंटू c कितना है, c है यहाँ पर 4, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 दूना के 4 माइनस 4 चौके 16, घटेगा कितना आएगा 12। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि माइनस 12 है ना, माइनस 12 छोटा है 0 से, इसीलिए ये किसका मान है, तो d का मान, d छोटा है 0 से, तो मूल अवास्तविक होगा। इसमें क्या दे रहा है मूल, हाँ तो यहाँ पर दे रहा है कि अवास्तविक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवास्तविक होगा, यानी कि कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। चल इसका क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 में। तो 22 में क्या कह रहा है कि 4 कोमा -1 और 2 कोमा 3 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो देखिए दूरी सूत्र से यहां पर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पे देखिए इसको मानते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो जरा ध्यान देंगे यहां पर ये x1 कितना है, तो x1 यहां से है 4 माइनस x2 कितना है, यहां से है 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहां से हो गया y1 कितना -1, यहां से माइनस y2 कितना हो गया 3 हो गया का होल स्क्वायर। यहां पर देखें 4 में से 2 घटाते हैं 2 का स्क्वायर, यहां पर देखें तो -4 का स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 और प्लस 4 चौके 16, यानी कितना हो गया 20, यानी इसको निकल जाएगा 2 दूना के 4 और 5 20, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं 4,10 यानी कि बिंदु है 4,10 एक बिंदु है और दूसरा बिंदु कह रहा है 2,2, दूसरा बिंदु कह रहा है 2,2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मान लीजिए कि मध्य बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है इसके मध्य बिंदु क्या है P है। तो P का मान लेते हैं निर्देशांक x कोमा कितना y के यहां से यानी कि इतना मध्य बिंदु से, फिर कह रहा है कि 2 कोमा यानी 0,2 की दूरी क्या है। ठीक है, इसकी दूरी तो ये P मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं Q मानते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग कि इसको क्या करेंगे मध्य बिंदु विभाजन फॉर्मूला लगा करके, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं कि x कोमा px कोमा y बराबर मध्य बिंदु फॉर्मूला। तो क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और यहां पर y1 प्लस y2 बटा में क्या होता है 2 होता है। तो देखिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखेंगे x1 कितना, तो x1 है यहां पर 4 प्लस x2 कितना 2 बटा में कितना हो गया 2 हो गया, और y1 कितना 10 प्लस y2 कितना 2 बटा में कितना हो गया 2 हो गया, यानी 4 और 2 कितना 6 बटा में 2 और 10 2 12 बटा में 2, इसको कटा देते हैं कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 6 यानी 3 कोमा कितना हो गया 6। अब देखिए यहां पर ये निकल कर आया 3,6, तब देखिए कितना जटिल प्रश्न कर दिया है और कह रहा है कि इतना और इतना के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र से अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र से यहां पर देखिए क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि हम यहां पर देख सकते हैं कि अब इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1 और इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। ठीक है, तो जहां x1 है वहां x1 का मान रखते हैं 3 माइनस y, यहां पर देखिए x2 है तो x2 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 है तो यहाँ y1 का मान कितना है 6 माइनस यहाँ पर y2 का मान कितना है यहाँ पर 2 है का होल स्क्वायर। अब देखे तो यहाँ से 3 में से 0 काम खत्म है यहाँ पर, यानी 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर देखे यहाँ पर 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी दूरी आ गया कितना 5 आंसर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 23 हो गया, अब यहाँ पर 24। ये थोड़ी सी लंबा चला गया लेकिन कम से कम इसको इतना प्रोसेस तो करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ज्यादा नहीं, बस आप लोग को समझाने के लिए हम इतना प्रोसेस बताए हैं, लंबा प्रोसेस। देखिए यहाँ पर 24 में क्या कर रहा है
त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया है, तीनों शीर्ष के निर्देशांक देखिए, एक ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। ये देखिए ये दिया हुआ है 2,4, यहां पर दिया है 0,6 और यहां पर दिया है 4,-1। तो कह रहा है केंद्रक का मान कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का मान होता है, यहां पर सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। तो देखिए यहां पर बस कुछ नहीं करना है, यहां पर देखिए 2 प्लस 0 प्लस यहां से 4 बटा में कितना 3 हो गया, ठीक है। और यहां पर देखिए y1 कितना 4 प्लस y2 कितना 6 प्लस y3 कितना है, देखिए यहां पर -1 है बटा में 3। थोड़ा सा केयरफुली इसको करेंगे तो 4 2 6 बटा में 3 और यहां पर हो जाएगा 4 6 4 10 और 10 में से 1 हटाते हैं 9 हो जाएगा बटा में 3 हो जाएगा। 3 3 9 और 3 दूना यानी कि आ गया 2 कितना 3 हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए यहां पर 24 के बाद यहां पर देखते हैं 25 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि संरेख हो। तो यहां पर देखिए एक दिया है 1,2 एक बिंदु और 0,0 और यहां पर दिया है a, b। तो कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2 0,0 और a, b संरेख हो, यानी तीनों संरेख होने के लिए क्या होना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 3 बिंदुएं संरेख तभी होंगी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 यानी संरेख होने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, संरेख होने के लिए देखिए डिटेल में हमेशा हम बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। नहीं तो हम शॉर्ट में बना सकते हैं बट हो सकता है कि समझ में ना आए, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x1, तो संरेख होने के लिए फॉर्मूला आता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस यहां पर देखिए x3 y1 माइनस y2, यहां पर y2 होगा बराबर में क्या हो जाता है 0। यानी कि हम देखें यहां पर इसको मानेंगे x1, इसको y1, ठीक है, इसको x2, इसको y2, इसको क्या मानेंगे x3, इसको y3, ठीक है। तो जहां जहां जो है उसका मान बिठाते जाएंगे। यहां पर देखिए x1 कितना है 1 है, y2 कितना है तो y2 देखिए यहां पर 0, y3 कितना है यहां पर b है, प्लस x2 कितना है देखिए 0 है यहां पर x2, y3 कितना है तो y3 यहां पर b है, माइनस y1 कितना है 1 है और प्लस x3 कितना है तो x3 यहां पर देख सकते हैं a दिया हुआ है और यहां पर y1 कितना दिया हुआ है, तो यहां पर y1 जो है यहां पर देखिए 2 दिया हुआ है, माइनस y2 कितना दिया है 0 दिया है, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें गुना करेंगे तो यहां पर तो गुना होकर के माइनस b हो जाएगा और ये तो पूरे 0 हो जाएगा। यहां पर देखिए तो यहां पर गुना करते हैं तो 2a हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो यहां पर लिख सकते हैं कि 2a बराबर इधर माइनस में बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहां पर दे रहा है सी, आंसर इतना हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में दिया हुआ है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन किसने दिया था, यह कथन जो थे थेल्स ने दिए थे। ये कथन कौन दिए थे, थेल्स दिए थे। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। देखिए यहां पर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के समूह का कोण समान होता है, बताइए।
यानी कि हम कह सकते हैं किसके कितने डिग्री के बराबर होता है, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर, यानी किसी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल कह रहा है। तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो सकता है ए सी स्क्वायर। तो इसके सामने का कोण जो होता है क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं, ये 27 या 28 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है, जरा ध्यान देंगे कि दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है, और बीसी। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज को थोड़ा सा ड्रॉ करके हम बता देते हैं ए बी सी, और यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीसी कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, ई एफ कितना दिया है, 4 दिया है, और यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी। जरा ध्यान देंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है इसमें हम लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर 54 दे दिया है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मान लेते 100 है ना, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 100 हो गया। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पर क्या है, डी ई एफ। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह इनके संगत भुजाओं के, यानी बीसी का स्क्वायर, यानी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी कि बीसी का स्क्वायर बटा में हो जाएगा ईएफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एबीसी का कितना दिया है, 54 दिया है, इसका क्या मान लेते हैं एक्स, या निकाल सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं इसको। यहाँ पर बीसी कितना दिया हुआ है, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको क्या हो जाएगा, ये गुना होगा तो 3 3 या 9 हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया, 16 छक्के कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इतना आंसर, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए 29 देखते हैं। 29 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बताइए। तो वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से, मान लेते वृत्त के अंदर कोई एक बिंदु पी देते हैं, इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, कहां से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाहर रहता तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अंदर से स्पर्श रेखाएं कहां से खींची, यानी कि हम कहेंगे स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगा 0 होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे देखिए 30 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान देंगे कि दो त्रिभुज ड्रॉ करके हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है डी ई एफ। जरा ध्यान देंगे, इसमें दिया हुआ है कि ए बी बटा में डी बराबर बी सी बटा में ई। तो दोनों त्रिभुजों के समरूप होंगे। देखिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब, कब समरूप होंगे, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा एक छूट गया, यहाँ ये, तो यहां पर होगा ए बी बटा में डी, यानी कि ए बी जो है ये वाला भुजा जो है डी के, यानी इसके अनुपात के बराबर है ना, अनुपात है, यानी कि ए बी अनुपात क्या है, डी है, और यहाँ पर बीसी अनुपात क्या है, ईएफ है। बीसी अनुपात क्या है, ईएफ है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात और उसी के बीच का कोण समान हो, यानी कि कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण है ई, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि इस अनुपात में अगर दिया है भुजाओं को तो इसी के बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 तक कैसा लगे मेरा मिला है, हाँ, इतनी गिरू